हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे छोटी छोटी डेफिनेशन टाइप के हैं या छोटे पॉइंट है जो अपने वैसे भी जीएस टाइप के होते हैं, जनरल साइंस ही मान सकते हो आप, जैसे सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध, मतलब इन सब की डेफिनेशन और ये क्या होते हैं, क्या इनका यूज होता है। ठीक है, सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल की। अब देखो, सेल के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लगभग प्रैक्टिकली सबने देखा है सेल कैसा होता है। भाई अपन टॉर्च के अंदर सेल यूज करते हैं, घड़ी में सेल यूज होता है, और आज इसके अलावा भाई अब तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का टाइम है, लेकिन पहले तो हर चीज़ के मतलब टॉर्च ये बहुत ज़्यादा यूजफुल थी। फिर अपने घरों में अपने वो देखी जो चार्जेबल टॉर्च आई थी, जिनको अपन किसान टॉर्च टाइप से वर्ड यूज किया करते थे, कि वो चार्जेबल आए तो वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि अपने लगा कि बार एक ऐसा नहीं है कि एक बार सेल आए और ख़राब हो गए तो दोबारा काम में नहीं आएंगे, तो अपन जानते थे बार बार चार्ज करने से। अब तो मोबाइल सब चीज़ों के अंदर ऐसा ही है, चार्जेबल चीज़ें आ गई। ठीक है, चार्जेबल जो भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर सेल ही होते हैं, जिसको आप बैटरी वर्ड यूज करते हो। अब देखो आप, तो सेल क्या हुआ रियल में? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह या विद्युत धारा को लगातार बनाए रखती है। अब अगर आपने कभी भी सेल यूज किए हैं तो आप भी जानते हो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस चलती है। ठीक है, वो प्रोसेस के कारण क्या होता है कि अपने को करंट फ्लो होते हुए मिलता है, जिसके हमने टॉर्च हुई या घड़ी हुई, वो सब उसके कारण रन करते हैं, यूज होती है। अब इनके अंदर ऐसा क्या होता है, कौन सी केमिकल, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि सेल के अंदर दो चीज होती हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, दो इलेक्ट्रोड मतलब कि दो मेटलिक, आप मान सकते हो कि दो मेटल की छड़ें होती है इस टाइप की। ये मान लो एक छड़ हो गई और एक दूसरी छड़ हो गई, ऐसे हर सेल के अंदर होते हैं। कईयों के अंदर कवर इसका काम कर लेता है। ठीक है, ऐसे छड़ हो गई दो, और इसके अंदर ऐसे रासायनिक विलयन भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जो इसके अंदर ये भरा होता है इसको तो बोलते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। ठीक है, इसके अंदर तो जैसे मान लो हो सकता है H2SO4 का विलयन हो, NaCl का हो, किसी का हो, कॉपर सल्फेट का हो, NH4Cl हो सकता है। मतलब ऐसा एक विलयन भरा होता है जिसको अपन विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, और ये दो जोनू हैं आपके, ये और ये जो छड़ मैं आपको बता रहा हूं, ये इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इन्हें क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। ठीक, और इनमें से एक तो प्लस होता है, एक क्या होता है? माइनस। मान लो ये प्लस का है, ये क्या है? माइनस का। जो प्लस का है उसको तो बोलेंगे एनोड, उसको क्या बोलोगे आप? एनोड। और जो माइनस का उसको क्या बोलोगे आप? कैथोड। ठीक, मतलब इसके ऊपर सारे माइनस माइनस ऐसे ऋणायन इकट्ठा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वैसे कि विद्युत अपघट्य के अंदर आपने इसको रख दिया, तो जैसे मान लो ये NH4Cl का विलयन होता, तो आप भी जानते हो कि क्लोरीन और अमोनिया इन दोनों में टूटेंगे तो NH4 प्लस का हो जाएगा, क्लोरीन आपकी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, NaCl होता तो Na प्लस Cl माइनस नहीं टूटता क्या भाई? NaCl होता तो कैसे टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस। तो आप भी जानते हो कि ये Cl माइनस है वो तो क्या है? इस कैथोड के ऊपर इकट्ठा है, और Na प्लस किसके ऊपर है? इस एनोड के ऊपर इकट्ठा है। ठीक है, तो जिस पे प्लस इकट्ठा हो जाएगा ये तो क्या होगा? एनोड कहलाएगा, और जिसमें माइनस होगा वो क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। अगर आप इन इलेक्ट्रोड को अगर सर्किट में जोड़ दोगे, ठीक है, अपने इलेक्ट्रोड को सर्किट में जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है सेल के अंदर कि दो तो मेटलिक होंगे जिनको एनोड और कैथोड बोलेंगे, या जिनको एक साथ अगर बात करें तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इन्हें क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। ठीक है, साथ में इसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। ये विद्युत अपघट्य है, ये आपके प्लस माइनस में ब्रेक होकर एनोड और कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण ये कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव
टर्मिनल बन गया और ये क्या बन गया, नेगेटिव टर्मिनल बन गया। आप इनको जैसे ही सर्किट में जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस पे क्या ज़्यादा है, तो माइनस के इलेक्ट्रॉन सर्किट में से फ्लो होते हुए कहाँ पे जलाएंगे, एनोड पर। इस प्रकार आपके परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। ठीक है। अब सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक सेल, मुख्यतः बात कर रहे हैं, एक होते हैं प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ठीक है। अब देखो प्राथमिक सेल हैं ये एक बार ही उपयोग में आते हैं। ठीक है। इनको क्या करते हैं अपन, एक बार उपयोग में आते हैं, एक बार उपयोग में आते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब तक एक बार जैसे आपने बैटरी में कोई सेल डाल दिया तो आप टॉर्च ऑन करेंगे तो हो सकता है 2-4 दिन चले, उसके बाद में अगर वो सेल खराब हो गए तो आप वो दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, डेनियल सेल, प्राथमिक सेल के कौन होता है, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, लेक्लांसी सेल। ये प्राथमिक सेल है, ये एक बार ही उपयोग में आते हैं। मतलब अर्थ क्या हुआ, इनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते आप, इनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, पुनः आवेशित नहीं कर सकते, आवेशित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनकी है, एक बार यूज करेंगे उसके बाद आप इनको बार बार चार्ज लेकर ऐसा उपयोग में नहीं कर सकते, इनको बार बार आवेशित नहीं किया जाता। द्वितीयक सेल है, इनकी क्या खासियत है, इनको बार बार उपयोग में लेते हैं, इनको बार बार उपयोग में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है। अर्थ क्या हुआ कि ये चार्जेबल है। ठीक है। इसका उदाहरण क्या होता है, शीशा संचायक सेल, जो आपके गाड़ियों की बैटरियां, शीशा संचायक सेल, गाड़ियों वाली जो बैटरी है उसको अपन शीशा संचायक सेल ही बोलते हैं। तो आप भी जानते हो गाड़ियों की बैटरी हुई, आपकी मोबाइल की बैटरी हुई, ये सब क्या है कि इनको आप बार बार यूज कर सकते हो। तो इनको कह सकते हैं, इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, ये इनकी खासियत है। द्वितीयक सेल है ये चार्जेबल है और प्राथमिक सेल है वो चार्जेबल नहीं है। प्राथमिक के एग्जाम्पल लेक्लांसी डेनियल बोल देना। सेकेंडरी सेल है आपको, द्वितीयक सेल है जो, ये तो प्राइमरी सेल हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल कौन होता है, शीशा संचायक सेल कहते हैं। ठीक है। तो ये अपना एक परिचय हुआ सेल के बारे में कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में धारा प्रवाह को कंटिन्यूअसली रखती है। किसी भी सेल में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और उसमें विद्युत अपघट्य भरा होता है जो आपके प्लस माइनस में ब्रेक होकर एनोड और कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है। सर्किट में जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित होने लग जाती है। सेल 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल है वन टाइम यूज, सेकेंडरी सेल आप रिन्यूएबल टाइप का बार बार इसको आप उपयोग कर सकते हैं, मतलब चार्जेबल है। प्राथमिक सेल है, प्राइमरी सेल है, वो चार्जेबल नहीं है। ये आपके सेल के बारे में आपको एक नॉर्मल नॉलेज हुआ। ठीक है। अपना नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट कौन सा है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, वाहक बल। पहली बात तो इसके नाम पर ध्यान दो आप, ये कोई बल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये कोई बल नहीं होता है। नाम से ऐसे लगता है कि इसमें कोई फोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, वोल्टेज ही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कोई वोल्टेज ही है। तो अपन किसे कहते हैं, कब विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल की एकदम इजी डेफिनेशन है, खुले परिपथ की स्थिति में, खुले परिपथ की स्थिति में, परिपथ की स्थिति में। पहले ये पता होना चाहिए खुला परिपथ क्या होता है। स्थिति में खुला परिपथ क्या होता है, जब धारा प्रवाह नहीं होता, जब धारा प्रवाह नहीं होता है, इसको अपन खुला परिपथ बोलते हैं, होता है। ठीक है। तो अपन कहते हैं जब खुले परिपथ की स्थिति में सेल के सिरों के मध्य, सेल के सिरों के मध्य
का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, मतलब आप कोई बाजार से जब सेल लेके आते हो तो आप क्या बोलते हैं, भाई 2 वोल्टेज का सेल या 3 वोल्टेज का सेल की अपन बात करते हैं। तो जो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट उस पर लिखा होता है वो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। उस समय जब आप बाजार से सेल लेके आ रहे हो, उसको जब तक आप सर्किट में नहीं जोड़ेंगे, आप उसको यूज नहीं करेंगे, जब तक क्या है, कोई करंट फ्लो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। भाई आपने ऑन ही नहीं किया तो करंट फ्लो नहीं होगी। उस कंडीशन में यदि आप मल्टीमीटर द्वारा या वोल्ट मीटर के द्वारा आप उसके टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कैलकुलेट करें कि कितना वोल्टेज है, कितना विभवांतर है, तो उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। मतलब यूँ कह सकते हो ये आइडियल वोल्टेज है। आपको 2 वोल्ट का सेल लेके आए तो वो 2 वोल्ट जिसको आप बोलते हो वो विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। रियलिटी में आप जब उसको सर्किट में जोड़ेंगे, करंट फ्लो होगी तो उसका 2 वोल्टेज नहीं होकर उससे कम होगा, 1.96 हो सकता है, 94 हो सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। विद्युत वाहक बल कब है? एक आइडियल वोल्टेज हो गया कि जब आप सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, उस कंडीशन में उसके सिरों पर जो वोल्टेज है उसको अपन विद्युत वाहक बल है। अब बिल्कुल मैंने आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि जो आप बोलते हैं भाई 2 वोल्ट का सेल देना, तो ये जो आप 2 वोल्टेज बोल रहे हो वो उसका विद्युत वाहक बल है। अगर आप उसको सर्किट में यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 वोल्टेज नहीं होकर उससे कुछ ना कुछ लेस होगी। ठीक है, हाँ, इसे ई से निरूपित करते हैं, इसे ई से निरूपित करते हैं। ठीक है, अपने ई इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज किया था, लेकिन यहाँ पर ई किसको कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निरूपित करते हैं। तो डेफिनेशन इजी रह जाएगी कि खुले परिपथ की स्थिति में सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो और अगली डेफिनेशन क्या बच गई? सेल का आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टेज। तो अपन बात करें आंतरिक प्रतिरोध की, तो अपन बात करें सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब देखो जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है इसका पता लगा, सेल के अंदर का प्रतिरोध, नाम से पता लग रहा है आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर का प्रतिरोध। क्या अर्थ हुआ कि जब भी सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि जो उसका विलयन है, सेल का जो विद्युत अपघट्य है सेल में भरा हुआ है, वो क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है, जिसे अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो अर्थ क्या हुआ? सेल के कारण, डेफिनेशन की बात करें तो सेल के कारण जब विद्युत धारा सेल के कारण जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, के कारण प्रवाहित होती है, तो सेल का घोल या विद्युत अपघट्य, तो सेल का घोल जो अभी बताया था ना आपको भरा होता है उसके अंदर, तो सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका विद्युत अपघट्य है वो सेल के अंदर ही भरा होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सेल के कारण करंट फ्लो होता है, उस दौरान क्या होता है? सेल के अंदर भरा हुआ जो घोल है या विद्युत अपघट्य है वो क्या करता है? बाधा पैदा करता है धारा प्रवाह में, जिसे अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल आर से निरूपित करते हैं, इसे स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। ठीक है, अपना रेजिस्टेंस को तो किससे कर रहे थे? कैपिटल आर से, और इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे कर रहे हैं? स्मॉल आर से। ठीक,
अब देखो ये किस किस पे डिपेंड करता है, तो अपन कह रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, अपन बात करें किस किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट सबसे पहले करता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। सी का अर्थ है सांद्रता। सांद्रता जानते होंगे आप केमिस्ट्री में कि आंतरिक प्रतिरोध है वो सांद्रता के समानुपाती होते हैं। कंस्ट्रक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात कि मतलब कोई विलयन की सांद्रता अगर ज़्यादा है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। पहली बात। सेकेंडरी दूसरा किस पर डिपेंड करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी। डी का अर्थ होता है प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब जो इलेक्ट्रोड है ना उनके बीच की, तो अपने प्लेटों या इलेक्ट्रोडों, एक ही बात है, या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। कारण आप समझ सकते हैं आपका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि एनोड और कैथोड के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगी। तो आप भी जानते हैं जो आयन बन रहे हैं आपके, उन आयन को गति करने के लिए ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, उस कंडीशन में बाधाएं ज़्यादा आएंगी। थर्ड, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। ए है यहाँ क्षेत्रफल, कौन सा, घोल में डूबे क्षेत्रफल, घोल में डूबे क्षेत्रफल कि आपके इलेक्ट्रोड हैं वो कितने डूबे हुए हैं उसके अंदर। तो घोल में डूबे क्षेत्रफल के तो क्या होता है, व्युत्क्रमण, जितने ज्यादा डूबे होंगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, और ये हो गया। एक होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। आई कौन है, धारा। आई कौन है, धारा। करंट जितने ज्यादा होगी आपका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। और लास्ट हो गया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी। टी का अर्थ है यहाँ टेम्परेचर, ताप। इतनी बातों पे डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध। आपका जो विलयन भरा हुआ है सेल के अंदर, जो आपका विद्युत अपघट्य उसकी सांद्रता पे डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, जो डूबे इलेक्ट्रोड हैं वो कितने डूबे हुए हैं उनके एरिया पे डिपेंड करता है, फ्लो करंट पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इन सब के ऊपर डिपेंड है। अब आप भी जानते हो कुछ के प्रोपोर्शनल है, कुछ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक साथ बात करें तो अपन लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल CID अपॉन 80। ऐसा आप इसको शॉर्ट रूप में लिख के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, C मतलब कंस्ट्रेशन, आपकी सांद्रता है। ठीक है, और I मतलब करंट है, D मतलब कौन है, डिस्टेंस है, A मतलब एरिया है, T मतलब टेम्परेचर है। ठीक है, इन चीज़ों पे आपका आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है सेल की टर्मिनल वोल्टता। सेल की टर्मिनल वोल्टता। ठीक, सेल की टर्मिनल वोल्टता। ये आपके विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा चेंज है। विद्युत वाहक बल तो क्या खुले परिपथ की स्थिति में, ये होता है बंद परिपथ की स्थिति में। ठीक है, तो अपन कहते हैं बंद परिपथ की स्थिति में, बंद परिपथ का अर्थ होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बंद परिपथ मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको अपन बंद परिपथ बोलते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं, बंद परिपथ। बंद परिपथ की स्थिति में, बंद परिपथ की स्थिति में बंद परिपथ की स्थिति में सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर, मध्य का विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ये रियल है,
ये क्या है, रियल है। विद्युत वाहक बल तो क्या था, एक आइडियल बात हो गई कि भाई कोई भी सेल कितने वोल्टेज का है वो मतलब विद्युत, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब अपन ने जो जिसको बोलते हैं 2 वोल्ट, तो वो क्या है, आइडियल बात हो गई। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे ही आप सेल को सर्किट में जोड़ेंगे तो उस करंट फ्लो होगा। उस करंट फ्लो की स्थिति में यदि आप उस सेल के सिरों का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो वो जो आएगा वही टर्मिनल वोल्टता होगी। ठीक है, अब देखो आपको बताऊं मैं कि इसे किससे निरूपित करते हैं, इसे V से निरूपित करते हैं, इसे V से निरूपित करते हैं, इसे V से, V मतलब वोल्टेज हो गया। अब देखो E, V और R में संबंध, मतलब कौन कौन हो गए, E कौन है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E कौन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, V कौन है, टर्मिनल वोल्टेज, R कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इनका संबंध है वो क्या होता है, वो होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये संबंध होता है, बहुत मोस्ट है, आप ध्यान रखिए। मतलब क्या हो, टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से कितना माइनस हो रहा है, IR का अर्थ है इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उस पर ड्रॉप वोल्टेज। ठीक है, अब यहां से अपन चाहे वो कैलकुलेट, या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस IR। क्या हुआ, विद्युत वाहक बल बराबर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्ट था प्लस आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध पर खर्च विभव। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका विद्युत वाहक बल है वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज जो सेल के से सिरों के मध्य है, कब, जब करंट फ्लो हो रही है, और प्लस उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके कारण जो वहां पर खर्च हो गया, इन दोनों के योग के तुल्य होगा। अब अगर आंतरिक प्रतिरोध चाहो तो आप आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हो। देखो हमेशा और आई कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हमेशा क्या होगा, ई के अंदर आप इंटरनल रेजिस्टेंस का भी भाग दोगे और सर्किट का रेजिस्टेंस का भी होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, अगर आंतरिक प्रतिरोध चाहिए आपको स्मॉल r, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आप E माइनस वी अपॉन आई। देखो आप E माइनस वी अपॉन आई, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध का हो गया। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो इसको ऐसा भी होता है, R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन वी इंटू R, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये तो आपको जैसी आवश्यकता हो वैसे इस फॉर्मूले को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर या E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कौन होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसके इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उनके सम के इक्वल होगा। ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन। तो आज अपने मुख्य क्या पढ़ा, सेल के अंदर क्या पढ़ा, हमने कहा कि सेल है, सेल क्या होता है कि कोई भी ऐसी युक्ति होती है जो करंट फ्लो के यूज करती है कंटिन्यूसली, किसके कारण, केमिकल रिएक्शन का। 2 टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। ठीक है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, एक विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, प्राथमिक सेल है, प्राइमरी सेल है, उसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते, ये चार्जेबल नहीं है। सेकेंडरी सेल है, उसको आप उपयोग कर सकते हैं, चार्जेबल है। सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल सीसा संचायक सेल जो आपकी गाड़ियों की बैटरियां हैं, और प्राथमिक सेल का डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, मैंने कहा खुले परिपथ की स्थिति में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, उस कंडीशन के अंदर जो आपका वोल्टेज होता है
किसका? सेल के सिरों के मध्य का, उसको अपन विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, फिर अपने पढ़ा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मैंने कहा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल की केमिकल रिएक्शन के कारण जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है, मतलब जब धारा प्रवाहित हो तो सेल का जो घोल है जो बाधा उत्पन्न करेगा, सेल का घोल जो बाधा उत्पन्न करेगा उसको अपन इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। किस पे डिपेंड करता है ये? सांद्रता पर समानुपातिक रूप से, प्लेटों के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपातिक, घोल में डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के समानुपाती और टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती। तो आर को अपन डायरेक्टली शॉर्ट मिल गया CID/80। फिर टर्मिनल वोल्टेज की बात करिए, मैंने कहा बंद परिपथ की स्थिति में। टर्मिनल वोल्टेज कब होता है? बंद परिपथ, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य का जो वोल्टेज है उसको क्या बोलेंगे? सेल की टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल V से। तो हमने फिर EV और स्मॉल r मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो रिलेशन है वो होता है V = E-IR या E=V+IR। अर्थ क्या हुआ? विद्युत वाहक बल है वो सबसे मैक्सिमम होगा, वो किसके इक्वल होगा? टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस पर ड्रॉप वोल्टेज के इक्वल। ठीक है, इस रिलेशन से आप करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इस रिलेशन से इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज की अपनी क्लास थी। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, उस न्यूमेरिकल की आपको चर्चा बताऊं। आपको मैंने कहा तीन कोई रेजिस्टेंस है जो R के हैं, वो तीनों पहले तो किस में है? तीनों समांतर क्रम में है और उसके बाद में दो प्रतिरोध श्रेणी में है। तो मेरे हिसाब से सबने कर लिया और आंसर लगभग का कमेंट के रूप में सही था। कैसे कि तीनों अगर पैरेलल है तो 1/R + 1/R + 1/R क्या आया? 3/R किसके इक्वल है? 1/R के। तो R = R/3। फिर दो उसके साथ पैरेलल सीरीज हो गए तो R/3 + R + R। तो आप भी जानते हो क्या हो जाएगा? 1 + 6 + 1 7। तो आंसर आएगा 7/3 × R। ठीक है, मतलब आंसर हो गया B। भाई इजी है, आपको सोल्व करके दिखाऊं क्या? तो देखो सोल्व कर लेते हैं, अपने क्या दिक्कत है। ये लो, आपसे कहा 3 सीरीज में है तो सिर्फ पहले तो पैरेलल है। ये लो R, फिर आगे दो हैं वो सीरीज में R। तो इनका आंसर क्या होगा? 1/R + 1/R + 1/R = 1/R। तो क्या हो जाएगा? 3/R 1/R। तो इसका R = जाएगा R/3। तो इन सब की जगह क्या आ गया? R/3। अब देखो R/3 R तीनों क्या है? श्रेणी में। तो आप लिखोगे R/3 + R + R क्या हो जाएगा? R + 3R + 3R/3 आ जाएगा 7R/3 ओम। ये आंसर होगा, ये आंसर है। तो आंसर क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है या धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। ए ऑप्शन है 0.2 ओम, बी ऑप्शन है 0.5 ओम, सी ऑप्शन है 0.8 ओम, डी है 0 ओम। ठीक है, आप सोल्व करें। आज ही आपने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा है और आंसर कमेंट के रूप में बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।